काफी ज्यादा बार बार जब आप रिवाइज करते रहिएगा तो चीजें जो है आप सीखते चले जाइएगा। ओके, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ओके, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा NGRT। उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, अच्छा यहां पे याद रखना कि डेल्टा NG का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, किन्हीं को याद है? यहाँ पे डेल्टा NG का मतलब क्या हो जाता है कि मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मैं यहां से लिखते भी चले जाता हूं ताकि कि आप लोगों को डेल्टा H इक्वल टू क्या था हमारे पास, डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि मुझे तो क्या निकालना है कि इसमें बताना है कि डेल्टा H बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। तो हमने क्या करा कि हम सबसे पहले देखते हैं कि डेल्टा NG क्या होगा। तुमने कहा कि भाई डेल्टा NG इक्वल टू NP माइनस NR। ओके, ठीक है। यहां से हमने क्या करा कि डेल्टा NG की जो वैल्यू है वो कैसे निकाला, यानी कि मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। कहोगे सर क्या मोल है? नहीं, अगर जो नहीं दिया है तो हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक को ही एज हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे वो मोल के रूप में। ओके, अब यहाँ पे देखना, इस चीज का ध्यान रखना कि जो ये जो मोल लीजिएगा सिर्फ और सिर्फ गैसियस वाले का लीजिएगा, सॉलिड एंड लिक्विड का जो है हम लोग क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट में 2 मोल ऑफ गैस है, तो यहाँ पे जो हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, ओके, माइनस। अब हमने यहाँ पे क्या करा कि प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन का 1 मोल है, तुमने 1 लिखा। यहाँ पे ध्यान रखना गैसियस होना चाहिए, गैसियस नहीं होता तो चीजें चेंज हो जाती। प्लस 1 मोल, अगर जब मैं इसको लिख भी दूं तो एक बार जो मैं पहली बार लिख भी देता हूं, यहाँ पे NH3 माइनस मोल जो है 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स, और जो है N2 प्लस 3H2। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कितना मोल है, 2 मोल है, और ये 1 प्लस 4 मोल है। इस समझाने के लिए लिखा है इस तरह से, ताकि कि अब जैसे ये कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा। अगर जब 4 में से 2 जाएगा तो -2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U माइनस RT 2 टाइम्स। डेल्टा एन की जगह, डेल्टा NG की जगह पे -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 RT। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? यस। ओके, अब मुझे बताइए कि अगर हम किसी चीज में से घटा के किसी के बराबर कर रहे हैं, इसका मतलब है डेल्टा U की जो वैल्यू है वो ज्यादा है डेल्टा H के कंपैरिजन में। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुझे 12 लाना है, 10 लाना है, कैसे लाएंगे, 12 माइनस 2 करके। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा U की वैल्यू जो है बड़ी हो जाएगी एज कंपैरिजन टू डेल्टा H। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। सिमिलरली अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ठीक है, ओके। अब हमने यहां पे क्या कर लिया कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, हमने यहां पे इसका यूज कर लिया। अब हमें जो है क्या करना है कि डेल्टा NG की वैल्यू निकालनी है। तो हमने कहा कि भाई डेल्टा NG की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, तो आप कहिए, वेरी गुड, NP माइनस NR की। और यहाँ पे NP की जो वैल्यू लेनी है वो किसके बराबर ले लेनी है, 2 के। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट है, और अगर यहाँ पे सॉलिड होता तो कितना लेते हैं, 0। अगर लिक्विड होता तो क्या ले लेते हैं, 0। सिर्फ और सिर्फ ये जो मोल लेना है किसका लेना है,
गैसियस का। गैसियस का। गैस। अगर गैस के अलावा अगर कुछ भी हो तो आप उसको क्या ले लीजिएगा, जीरो ले लीजिएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि एनपी माइनस एनआर की वैल्यू लिखना शुरू किया। तो एनपी तो 2 है, -1 -1 सॉरी 1 + 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 - 2 यानी कि 0 हो गया। इसका मतलब है कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा एन जी की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा ओवरऑल। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा यू, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। सिमिलरली यहां से भी निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं। तो हमारे पास डेल्टा एन जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, एनपी माइनस एन आर। तो एनपी की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पे कितनी है, 0, क्योंकि हमने सॉलिड का नहीं लिया, क्योंकि सॉलिड का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई, +1, और हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी, और डेल्टा यू डेल्टा एच इक्वल टू प्लस आर टी, क्योंकि 1 है तो एनजी की जगह पे हमने क्या रखा, 1। इसका मतलब है कि डेल्टा एच को बराबर करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे 12 लाना होगा, तो तभी होगा जब 10 + 2 होगा। इससे कह सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, >0 हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन चेंज हो गया क्या, ओके, पहले क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है, स्लाइड जो है चेंज हो गया है इसीलिए, खैर कोई दिक्कत नहीं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंथैल्पी चेंज इन फेज। मैंने बताया था कि इंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर, मैंने आपको एक हॉर्स का एग्जांपल लेके बताया था कि हॉर्स क्या करता है, फिर से मैं समझाता हूं इंथैल्पी, फिर चेंज फेज चेंज में जो है हम लोग बात करेंगे। मैंने कहा था कि मेरे पास एक हॉर्स है, ठीक है, और हॉर्स जो था हमने क्या करा कि उसको ग्रास दिया था, और साथ में हमने उससे क्या लिया था, वर्क लिया था, यानी कि जो है लोड उस पे जो है डाल दिया था। ओके, हमने कहा ये जो खाएगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंक्रीज। अगर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो वो क्या करेगा, वर्क को ज्यादा करेगा। इसीलिए कहा था कि इसको मान लीजिए आप क्या है, डेल्टा एच यानी कि चेंज इन इंथैल्पी, वो किसके कॉम्बिनेशन से बना होगा, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क से बना होगा। ठीक, तो इसीलिए हमने कहा था कि ये जो है आपको फॉर्मूला याद रखना। अब फिर हमने कहा था कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी भी लगा सकते हैं। ओके, या डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब ये वाला जो फॉर्मूला लगाइएगा ना, जब आपके पास क्या हो, कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ हो, ठीक है, अगर आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले रिएक्शन में दिखाया कि जब हमारे पास क्या हो कि कोई रिएक्शन दिया हुआ, तब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग जो है इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। ओके, अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज का मतलब है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसका इंटरनल एनर्जी और वर्क में कुछ एनर्जी चेंज आ रहा होगा। ध्यान से सुनना, आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। हम ये देखेंगे कि उसके अंदर कितना चेंज आया। अगर जितना चेंज आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ चेंज ऑन फेज चेंज, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जो एनर्जी लग रही होगी उसको हम लोग कहेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, या हीट ऑफ रिएक्शन को ही हम लोग क्या कह देंगे, चेंज ऑफ इंथैल्पी। याद रखना, हीट ऑफ रिएक्शन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज का मतलब है कि जब रिएक्शन हो रहा होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं तो ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी। सपोज कीजिए कि किसी रिएक्शन को मुझे कराना है, जैसे मान लो कि मुझे मेरे पास ए से बी बनाना है,
ठीक है। अगर मुझे ए से बी बनाना रहा होगा तो मेरे पास दो केसेस आएंगे। अगर या तो आप उसको हीट दे रहे होंगे या हीट क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। अगर आप रिएक्शन कराते हैं अपने आसपास देखिए, या तो किसी में आपने हीट दिया होगा या किसी में हीट रिलीज होगा। जैसे आपको एग्जांपल कि कहां पे सर हीट रिलीज होता है, मैं आपको बहुत सारी चीजें भी समझाऊंगा, चिंता मत कीजिए। फिलहाल मैं आपको एक बात समझाता हूं कि जैसे मैंने क्या करा कि कोल को जलाया तो उससे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी या अब्सॉर्ब होगी, रिलीज होगी। रिलीज होगी। रिलीज। ओके, अच्छा सेकेंड थिंग, अगर मान लो मैंने क्या करा कि आइस सॉरी लिक्विड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, वेपर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर रिलीज होगी, देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। ओके, इसका मतलब है कि जितने भी रिएक्शन हो रहे होंगे उसमें सिर्फ दो ही केस बन रहे होंगे, या तो आपको हीट देनी पड़ रही होगी या आपने हीट क्या कर रहे होंगे, रिलीज कर रहे होंगे। यही तो केस बन रहा होगा कि इससे ज्यादा बन रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब है कि हीट चेंज की हम बात कर रहे हैं। अगर हमने हीट चेंज की बात किया, या तो डेल्टा एच आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, या आपका डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब है कि आपने एनर्जी दिया। अगर जिसको देते हैं तो उस रिएक्शन मतलब उसको केमिस्ट्री में इंडोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो एनर्जी रिलीज करता है उसको क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। ओके, आपको मैं समझाता हूं, आप कभी क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकता है, कई बच्चे कहते हैं कि सर हम तो भूल जाते हैं कि कैसे याद रखें एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक। आपको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं जिससे आपको हमेशा याद रहे। जैसे सपोज कीजिए, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि आपके घर में एग्जॉस्टर लगा होता है, कभी देखे हैं? हाँ, जो किचन में लगे रहते हैं खास करके, वहां क्या करता है, उसका काम क्या है, हवा अंदर से बाहर। हवा को बाहर उनका निकालना। बेसिक काम क्या होता है कि अंदर की गर्म हवा को ठंडी, हम नीचे नहीं लगाते हैं, नीचे से ठंडी हवा आती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा किचन के ऊपर लगाते हैं एग्जॉस्टर को, नीचे नहीं लगाता। क्यों ऊपर लगाते हैं? क्योंकि गर्म हवा जो है वो ऊपर की ओर जाती है, नीचे की ओर जाती है, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर। इसीलिए एग्जॉस्टर क्या करता है कि ऊपर की ओर लगा रहता है, तो गर्म हवा को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। देखिए, एग्जॉस्टर से ही एक्सोथर्मिक बना है। एक्सो का मतलब, आप वैसे भी कई बच्चे कहते हैं कि सर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ई एक्स आ रहा है तो यानी कि एग्जिस्ट होगा, थर्मिक है तो यानी कि क्या हो जाएगा, हीट का यानी कि बाहर निकलना। तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहेंगे जहां से हीट रिलीज होती है। इंडोथर्मिक उसे कहेंगे जहां पे इन हो रहा है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो? ओके, जहां से एनर्जी इन होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इंडोथर्मिक। आप ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर मेरे पास कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, जस्ट 1 मिनट, अगर मुझे उसका हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी चेंज निकालना है, इंथैल्पी चेंज का मतलब है कि भाई आपके पास शुरू में कितनी एनर्जी थी और फाइनल एनर्जी कितनी है, तो आपके पास जो चेंज ऑन इंथैल्पी आएगी वो क्या आएगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, इंथैल्पी चेंज कर देते हैं। हाँ जी, प्लीज पूछिए, किनका रेज हैंड है? ओके, क्लियर है अश्विनी? ओके, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हमने यहां पे ये तो सीख लिया कि डेल्टा एच किसी भी रिएक्शन का मुझे हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी चेंज निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे, वो भी कैसा, इंथैल्पी के टर्म में।
तो जो वैल्यू आएगी वो चेंज इन इंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि कहां कहां एक्सोथर्मिक होता है। अब बहुत सारे देखे होंगे, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट क्या होगा, रिलीज। रिलीज होगा, Release. ठीक है। वही कहता है मेकिंग ऑफ एन आइस क्यूब, मेकिंग एन आइस क्यूब इज प्रोसेस लिक्विड चेंजिंग इन स्टेट टू सॉलिड। ये क्या हो गया, डॉट डॉट आ गया, सही से कॉपी नहीं हुआ क्या, ठीक है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं कि जहां पे हीट रिलीज होगा, अगर आपने क्या करा कि लिक्विड से आइस को कन्वर्ट किया, तो लिक्विड की एनर्जी ज्यादा होती है या आइस की, लिक्विड की, इसीलिए तो ये मूव करते रहता है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, गैस की। याद रखना कि जो, अच्छा, जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल होगा। वेरी गुड। जिसके पास जितनी एनर्जी होगी वो क्या होगा, आपका उतना अनस्टेबल कंपाउंड होगा, वो उतना कम अनस्टेबल होगा। जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे कि अगर किसी भी सिस्टम के पास, अब कहोगे सर कैसे हम कह सकते हैं कि उसके पास एनर्जी है तो अनस्टेबल होगा, तो ध्यान रखना, बेसिकली हमने क्या कहा कि जैसे गैस है, गैस क्यों फटाफट से रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम है, जिस कारण से वो क्या कर जाएगा, आपका जो है फटाफट से जो है रिएक्शन कर जाता है, और इसीलिए हम लोग उसको क्या कह देते हैं कि उसकी अनस्टेबिलिटी ज्यादा है। अब वैसे भी देखिएगा कि जो लोग अनस्टेबल होंगे ना, तो कभी यहाँ कभी वहां जाएंगे। जैसे देखिए कि बहुत सारे लोग जो है टेरर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आज कभी जो है मुंबई में अटैक करा देंगे क्योंकि उसकी अनस्टेबिलिटी बहुत कम है, कभी जाके दिल्ली में करा देंगे या कहीं कुछ और कर देंगे जो अनस्टेबल होते हैं। लेकिन जो स्टेबल होते हैं वो काफी सोच समझ के जो है अपना जो है रखते हैं। खास करके देखिएगा जिसकी जितनी बड़ी पोस्ट होती है ना, जो लोग जितने ज्यादा स्टेबल होते हैं वो लोग कमेंट भी करते हैं ना, तो नपा तुला कमेंट करते हैं। कभी देखना, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है कुछ भी कमेंट कर देते हैं। जैसे हम लोग तो कई बार कर देते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो भी हो, ठीक है, एक में मतलब बताया, लेकिन वो लोग जो है ना काफी नपे तुले जो है एकदम शब्द का यूज करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो है ना बहुत सारे लोग जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। जो क्या है स्मृति, क्या लिख दिए, DI क्या होता है, चलिए ठीक है, समझ गया, लास्ट वाला वर्ड है। ओके, अब यहां तक ये तो समझ में आ गया कि सर जिसके अंदर हीट रिलीज होगी, तो वहां पे जैसे आप लोगों ने जो है बर्निंग ऑफ कैंडल, वहां पे भी एनर्जी रिलीज होगी, रस्टिंग ऑफ आयरन, वहां पे भी आपकी एनर्जी रिलीज होगी, बर्निंग ऑफ शुगर, कहोगे सर शुगर को हम जलाते हैं क्या, तो हाँ, कभी जला के देखना। कहो सर हम तो नहीं जलाएंगे। अगर जैसे मान लो आपने क्या किया होगा, कई बार ऐसा हो सकता है, आप लोगों ने घर में देखा होगा कि कभी बार जो है हम लोग सब्जी को चढ़ा के या जो है चाय को चढ़ा के जो है थोड़ा सा घूमने चले जाते हैं, कई बार जो है ज्यादा ही घूम लेते हैं, तो आपका बर्तन भी जो है थोड़ा सा जो है गुस्से में जो है काला हो जाता है। एक्चुअली लाल हो जाना चाहिए था, लेकिन उधर जो है वो काला हो जाता है। तो इसीलिए जो है आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो रहा होगा, यानी कि चेंज आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कर, अच्छा, अगर एक्सोथर्मिक है तो उसके अंदर हीट क्या होगी, रिलीज होगी। अगर रिलीज होगी तो मुझे बताइए कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी या रिएक्टेंट की, इसका मतलब है कि हीट रिलीज हो रहा है इनिशियल, क्योंकि हमें जो है माइनस किस क्या करते हैं, डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास फॉर्मूला, डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा यू। वो वाला नहीं, हम सिंपल वाला भी ये वाला बात पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट माइनस, हाँ, HP की एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। मैं इसको ना वर्क से थोड़ा सा बस समझाने के लिए यूज करूंगा, एक्चुअली आप इसको रिलेट मत करना। मैंने क्या कहा था कि HP बड़ा होगा
तो वर्क पॉजिटिव आएगा, सॉरी इंथैल्पी पॉजिटिव आएगा, चेंज इन इंथैल्पी। अगर आपका एचपी छोटा होगा तभी तो आपका निगेटिव वर्क आएगा, या सीधे सीधे कह सकते हैं एचआर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी बड़ी होनी चाहिए। तो अगर एच आर की वैल्यू बड़ी होगी, ये देखिए मैंने ये रिएक्टेंट की एनर्जी मान ली, ठीक है, कहते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसका कुछ ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस प्रकार से, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। अब देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, अगर जैसे सपोज कीजिए मैं यहां पे आपको ग्राफ से समझाने का प्रयास करता हूं, देखिए ध्यान से। अभी इसको मैंने मान लिया कि 10 है और इसको मान लिया 20 है, सिंपल इसलिए मानते ताकि कि हम जो आसानी से समझ सके। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, एचपी की एनर्जी 10 है और इसकी एनर्जी क्या है 20 है, तो ओवरऑल -10 किलो जूल आ गया। तो वैसे भी देख सकते थे कि यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या थी, कम थी। तो इस सर इसमें नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि हीट आउट। हाँ वही चीज अभी बता रहे हैं, बिल्कुल जो है यही सारी चीजें बताएंगे। हमने आपको बताया था कि अगर डेल्टा एच निगेटिव होगा तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। वेरी गुड। यहां से हमने एक बात सीखा कि किसकी वैल्यू बड़ी है, एचपी की कि एच आर की, H एच आर की बड़ी है। अच्छा मुझे बताइए कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो स्टेबल की ओर जा रहा है या अनस्टेबल की ओर जा रहा है, Unstable. स्टेबल, Stable. क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। यहाँ पे देखिए किसकी एनर्जी कम है, प्रोडक्ट पहले रिएक्टेंट की 20 किलो जूल थी, अब उसकी एनर्जी हमने कितनी कर दी, 10 किलो जूल कर दी। ध्यान से सुना फिर से, मैंने क्या कहा कि पहले जो इसकी एनर्जी थी वो 20 किलो जूल थी, ज्यादा थी। अब हमने इसकी एनर्जी को कितनी कर दी, 10 किलो जूल कर दी। तो अब मुझे बताइए कि इसकी एनर्जी बढ़ी या कम हुई, कम हुई। कम हुई। अगर जब कम हुई तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ज्यादा हो जाएगी। हम यहां से लिख सकते हैं क्या, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टेबिलिटी इज इंक्रीज। in exothermic reaction stability is increased। ठीक है, ओके। अच्छा यहां से एक और बात भी कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वो कैसा होगा, स्टेबल होगा और उसके अंदर जो है एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। बोलिए क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई? ओके नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपके पास जब एंडोथर्मिक हो। जब कोई मुझे बता सकता है कि एंडोथर्मिक का कोई एग्जांपल, बहुत सारे देखेंगे। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, सर जब आइस मेल्ट होती है तो आइस हीट को एब्जॉर्ब करके हमें melt यहाँ पे एंडोथर्मिक में हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब हीट इज अब्सॉर्ब या हीट इज गिवन टू द सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब है बाहर से आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट रिलीज होगी। जैसे आपको एक एग्जांपल के रूप में आप लोगों ने जो है जरूर किया होगा, कभी कार्बन को जलाया है, जलाया कि नहीं, Yes. जलाया होगा। नहीं जलाया तो आज आप लोग जो है क्लास के बाद जो है पेपर जला लीजिएगा, बेसिकली आपने कार्बन जला लिया। ओके,
हमने क्या करा कि CO2 को जो है रिएक्शन कराया और साथ में हमने जो है CO2 गैस ले लिया, साथ में हीट भी निकला होगा और लाइट भी निकला होगा। हम मान ले रहे हैं कि एनर्जी है हीट के टर्म में, लाइट के टर्म में, हम उतने डिटेल में नहीं जा रहे। यहाँ पे हीट क्या है, रिलीज हो रहा है, एंडोथर्मिक। मैंने उल्टा दे दिया क्या, सॉरी। यहाँ तो हीट एब्जॉर्ब होना चाहिए ना, ये मैंने जो है पुराना वाला एग्जांपल दे दिया। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि जिसके अंदर ये रिएक्शन होता नहीं है। जैसे आप लोगों को मैं कहता हूं कि कैसे एब्जॉर्ब होता है, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा ले लेता हूं। आइस लिया, वाटर मतलब आइस लिया, ठीक है। अगर मैंने आइस लिया, इसको मुझे लिक्विड में करना है तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, गिवन होगी। अगर ये गिवन हो जाएगी तो इसको रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक कहेंगे। तो कहते हैं, इसका एग्जांपल देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड साल्ट्स। अगर आपने NaCl को मेल्ट कराना है या आपने आयरन को मेल्ट कराना है, ठीक है, अगर आपने NaCl को मेल्ट कराइएगा तो वो क्या हो जाएगा कि बेसिकली आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। या सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी प्रोसेस में आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कह देंगे, एंडोथर्मिक। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर जब पूछो कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो डेल्टा H पॉजिटिव होगा। हाँ बोलिए सर। लिक्विड से अगर सॉलिड में जाएंगे तो सर, अब उसके बाद लिक्विड अगर जो सॉलिड में जाएंगे तो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर जो रिलीज करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल्टा H हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। अगर जो डेल्टा H पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव लिखा हो। अच्छा सॉरी, यहाँ पे डेल्टा H अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो ये कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ओके, यहां से ध्यान से सुनिए कि एंडोथर्मिक है तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। हमारे पास डेल्टा H निकालने का जो तरीका है, डेल्टा HP माइनस HR, यही तो होगा। यस अगर यहाँ पे मुझे पॉजिटिव लाना है तो इसका मतलब है HP की वैल्यू बड़ी होगी इस बार, यस सर। HR से कंपैरिजन में। ओके, हमने माना कि इस बार क्या है कि हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी यहां है और प्रोडक्ट की एनर्जी यहां है, तो ये कैसा जाएगा, कुछ इस प्रकार से जाएगा। यस सर। अब ये मत समझिएगा कि बिल्कुल जो है सीधा सीधा नहीं बनाए तो। अब कई बच्चे पूछते हैं मुझसे, सर कि आपने मैक्सिमम एनर्जी लिया तो ये प्रोडक्ट क्यों नहीं लेता। एक्चुअली सारी की सारी एनर्जी प्रोडक्ट बनने में नहीं जाती है, और भी बहुत सारे काम में जो है एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है, चाहे लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, या बहुत सारे टाइप से जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो इसीलिए जितनी एनर्जी देते हो उससे जो है कम ही आपका जो है प्रोडक्ट के पास रहता है। अगर यहाँ पे HP की वैल्यू बड़ी है तो हम कह सकते क्या, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन ठीक है, कंपाउंड इज अनस्टेबल। किसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो रैंडमनेस ज्यादा हो जाएगी। इसमें कह सकते हैं इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी इज अब्सॉर्ब। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है आपको 2 पॉइंट थे। खैर इससे कभी आता नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि रिएक्टेंट से जो है प्रोडक्ट की चीजें जो है ज्यादा होती है। अब यहाँ पे देखिए,
हमने ए को बी के साथ जो है आग लगा दिया, ठीक है, कहते हैं आग लगा दिया, आग लगा दिया, ठीक है, ओके। अब जैसे ही लगाएंगे तो बाहर से एनर्जी देते हैं और ये जो है डेल्टा एच क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। फिर दूसरे में हमने क्या देखा कि जब यहाँ पे दे रहे थे तो इंडोथर्मिक आपका क्या आ गया, आपका जो है पॉजिटिव आ गया। अगर यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब है हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, इसलिए डेल्टा एच क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। ये सारी बातें हमने बता दी, ओके। अब कहता है कि फैक्टर ऑन विच इंथैल्पी डिपेंड्स, कह रहा है कि किन फैक्टर पे जो है इंथैल्पी आपका डिपेंड करेगा। तो पहला तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि आप जो है किस फेज में रिएक्शन करा रहे हैं, सॉलिड फेज में, लिक्विड फेज में या गैस फेज में। हमें पता है कि जो सबसे अच्छा रिएक्शन होगा वो किस फेज में होगा, गैस गैस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया सिर्फ अपर पार्ट ही का रिएक्ट करने के लिए आएगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए, मान लीजिए कि मैंने क्या करा कि पानी के अंदर जो है मैंने किसी चीज को डाला, तो वो क्या करेगा, सिर्फ इसी वाले पार्ट पे रिएक्ट करेगा पहले, क्या पूरी पे करेगा क्या, जो भी ऊपर वाला पार्ट होगा यानी कि सरफेस के चारों साइड जो होगा उन्हीं पे जाके कोई चीज अटैक करेगा, क्या बीच वाले पार्ट पे अटैक कर पाएगा क्या? नो सर। इसी कारण से जो सबसे अच्छा रिएक्शन जो होता है वो गैसियस स्टेट में होता है। जनरली हम जितने भी रिएक्शन कराते हैं मैक्सिमम वो आपके गैसियस स्टेट में होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 100%, मैं मैक्सिमम या जनरल कह रहा हूं, ओके। जैसे आप लोगों के आसपास जो भी रिएक्शन होती है आप कभी एनालाइज करके देखिए, आपके घर में सिलेंडर जल रहा है वो किस फेज में है, गैसियस फेज। बसों में जो है आजकल जो यूज किया जा रहा है वो किस फेज में है, गैसियस फेज में। या आप लोग जो है बहुत सारे, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे भी होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी इंथैल्पी क्या होगी। जितना ज्यादा इंथैल्पी हो जाएगी तो जैसे मान लो कि रिएक्टेंट से जितना ज्यादा प्रोडक्ट की होगी तो चेंज ऑफ इंथैल्पी भी उतना ज्यादा होगा। कितना ज्यादा चेंज आया, इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बात करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। H2 गैस है और 1/2 ऑफ O2 को कराया। जनरली प्रयास करना कि इंथैल्पी जो है ना 1 मोल का निकालना। क्यों? क्योंकि जो है ना मैं रिएक्शन को सॉल्व करने में आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि जब भी निकालना तो प्रयास करना कि इंथैल्पी जो है कितने के लिए लिया जाए, 1 मोल के लिए लिया जाए, ओके। मैंने यहाँ पे मान लिया कि इसकी जो इंथैल्पी आई चेंज है, यानी कि जो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके आया वो उसकी वैल्यू मैंने ले लिया -40 जूल या किलो जूल ले लिया, ठीक है, ओके। और इसकी जो एनर्जी आई -60 किलो जूल पर जूल आ गया। अब देखो, कहोगे सर दोनों रिएक्शन सेम है फिर इसकी इंथैल्पी चेंज क्यों है? कोई मुझे बताएगा क्यों इंथैल्पी चेंज है? क्योंकि प्रोडक्ट लिक्विड बने और वो ज्यादा एनर्जी लेगा। हाँ, यहाँ पे इसका मतलब है कि ये रिएक्शन हुआ तो ये प्रोडक्ट कैसा हो गया, -40 किलो जूल। क्योंकि कोई भी गैस रिएक्शन कर रहा है वो तभी करता है जब उसकी स्टेबिलिटी हो, और जब स्टेबल होगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसीलिए यहाँ पे डेल्टा एच हमने क्या ले लिया, निगेटिव लिया। ये वैल्यू कोई भी ले सकते हैं आप, 50, 60, 70, 80, 90, 100 जो भी लेना है आपको जो है ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैंने रैंडम लिया हुआ है। हमने क्या कहा कि अगर हमने यहाँ पे रिएक्शन कराया तो ये जो है गैसियस स्टेट में आया, और गैसियस स्टेट में आया तो ये, अच्छा ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि डेल्टा एच एक्सोथर्मिक में क्या होता है, नेगेटिव। ये भी कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक, ओके। अब यहाँ पे समझिए क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पे -40 और यहाँ पे 60 आ गया।
खैर इतना चेंज आता नहीं है, लेकिन समझने के लिए, गैस की एनर्जी ज्यादा होगी कि लिक्विड की? गैस। गैस की। -40 बड़ा है या -60? minus नेगेटिव में, याद रखना, नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू होती है वो उतनी बड़ी होती है, बड़ी। ठीक है। तो यहाँ पे -40, हम ये जानते हैं कि अगर गैस से लिक्विड बनाना है, गैस की एनर्जी ज्यादा होती है, लिक्विड की एनर्जी कम होती है, तो ये वैसे भी एनर्जी रिलीज करता, और यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है? 20 किलो जूल रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है कह सकते थे कि हाँ, ये फैक्टर डिपेंड करता है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि अगर यहाँ पे भी किसी ने सॉलिड ले लिया तो उसकी रेट का जो इंथैल्पी आ जाएगा, चेंज ऑफ इंथैल्पी आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया। दूसरा कहता है कि एलोट्रॉप्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये जो है ना एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? टाइम। हाँ, बॉन्ड एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। जब कोई भी एलिमेंट, जब क्या पर है, वो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में पाया जाए, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? एलोट्रॉप्स कह देते हैं। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक तो डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है, एक क्या होता है? क्रिस्टल फ्लोरीन होता है। क्या हम कह सकते हैं कि कार्बन के जो है ये 3 फॉर्म है, लेकिन सभी के सभी जो बने हैं किससे बने? कार्बन से ही बने। कार्बन के अरेंजमेंट के ही कारण तो ये तीनों अलग है, कि डायमंड में 4 कार्बन एक साथ जुड़े होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में 3 जुड़े होते हैं, और उसके अंदर क्या होता है? पेंटावेलेंट एंड हेक्सा जो है क्या बनाता है? केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो जिस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि अगर वो एलोट्रॉप्स होगा, डायमंड को जल्दी जलता नहीं है, 3300 के आसपास जो है इसको चाहिए, लेकिन कार्बन जो है वो जल्दी जल जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। या ऐसे समझिए कि मैं ना पेपर को जला रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए, दोनों कार्बन से बने, पेपर और कोल, कौन जल्दी जलेगा? कहोगे सर पेपर जलेगा। जलेगा। कोल क्या तुरंत जलता है क्या? उसको हम No. लोग क्या करते हैं? आधा घंटा जला के भट्टी को बाहर लगा देते हैं। अगर जो किसी के घर में होगा तो ध्यान से देखिएगा, कोल को अगर जैसे खास करके जब कभी शायद अब तो जमाना खत्म हो रहा है धीरे धीरे कोल का, पहले हम लोग क्या करते थे कि कोल को जब किसी पार्टी घर में, तो वैसे तो जनरली पहले जो है हम लोग लकड़ी या जो है उपले, उपले समझते हैं आप लोग? Yes. हाँ, तो उसका यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे अब समय आ रहा है तो हम लोग जो है एलपीजी की ओर शिफ्ट कर चुके हैं। तो अब Yes, वहां पे sir. क्या होता है कि अगर कोयले को जलाते थे तो उसको हम ना आधा घंटा तक जो है ना बाहर में रख देते थे। यस सर। इससे क्या होता है, क्योंकि वो जलने में उसको टाइम लगता है, जबकि Yes. पेपर को जलाया और हवा में जो है फेंक दिया, जलते नीचे नीचे जल जाता है। ऐसा करते हैं? यस सर। हाँ, अगर जो नहीं, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, कहीं जल जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कहते हैं ना कि आग से खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। आग जलाता है, पानी जो है डुबोता है। ओके, खैर यहाँ पे हमारे पास जो है कि इसलिए हमने कहा कि भाई अलग अलग एलोट्रॉप्स का फॉर्म होगा, तो वहां पे जो इनकी वैल्यू डेल्टा एच की होगी वो क्या हो जाएगी? अलग अलग होगी। तो यहां से कह सकता हूं कि डेल्टा एच 1 नॉट इक्वल टू डेल्टा एच 2। बोलिए, क्लियर है कि अलग अलग फॉर्म में, इसीलिए हम लोग कहते हैं इस पे जो है क्या करता है? डिपेंड करता है। तीसरी बात, सॉल्यूशन इन विच रिएक्शन टेक प्लेस। आप अगर जो सॉल्वेंट को अलग अलग जो है पार्ट में लीजिएगा कि उसका स्टेट अलग अलग होगा, तो भी वो आपका जो एंथैल्पी होगा वो अलग अलग होगा। हम यहाँ पे एक बात बताने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे से अब हम इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ये ना टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो एंथैल्पी चेंज हो जाएगी, डिक्रीज कर दोगे तो भी चेंज हो जाएगी, प्रेशर को भी चेंज करने पे क्या हो जाता है? एंथैल्पी जो है चेंज हो जाता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी, जिसको हम लोग डेल्टा एच नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम लोग उसको डेल्टा नॉट एच भी कहते हैं या डेल्टा एच नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
यहाँ पे अगर किसी चीज पे 0 आ जाए ना, तो आप समझिएगा कि उसका स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है, एक्चुअली क्यों हमें स्टैंडर्ड की लेने की जरूरत पड़ती है मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो कि इंडिया में मैं गर्मी के समय रिएक्शन करा रहा हूं 3 अलग अलग स्टेट में, एक ले लिया, या अभी कई स्टेट में समझाने के प्रयास कर रहा हूं। मैंने एक रिएक्शन कराया हिमाचल में, एंथैल्पी निकालने के लिए कहा। दूसरा मैंने करा दिया जो है मुंबई में, और तीसरा मैंने करा दिया केरल में। ठीक है, अब ध्यान सुनना, हिमाचल का टेम्परेचर शायद 20 डिग्री होगा, मुंबई का टेम्परेचर 25 डिग्री होगा, केरल का जो है टेम्परेचर 30 डिग्री होगा। अगर जो तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है तो रेट ऑफ इंथैल्पी भी तीनों का अलग अलग होगा। भाई वहां पे जल्दी जल जाएगा जहां 30 डिग्री है, वहां पे Yes, क्या sir. होगा लेकिन अगर जहां पे -0 है, 0 है, वहां जलेगा क्या? वहां तो फ्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए अलग अलग जगह पे जब रिएक्शन करा रहे थे तो हमें कहा कि भाई इसकी अलग अलग वैल्यू आ रही थी। कोई कह रहा था -10 जूल आएगा, इसकी कोई कह रहा था 15 जूल आएगा। अब हम किसकी माने? अगर आप खुद सोचे कि उस जगह पे होते तो आप किसका मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबका जो स्पेसिफिक वैल्यू है आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालिए। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर 1 atm होता है, और सॉल्यूशन जो है 1 मोलारिटी। 1 मोलारिटी का मतलब क्या हो जाता है? 1 मोल पर आप लीटर जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को हमने कहा कि इस कंडीशन पे निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड हो जाएगी। ओके, यहां पे हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है वो 0। अगर कोई भी फ्री स्टेट में है, वो किस स्टेट में है? फ्री स्टेट में है। अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है फ्री स्टेट। यह नेचुरली अकर हो रहा है तो आप उनका जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है डेल्टा H0 जो है 0 ले लीजिएगा। जैसे डेल्टा H0Cl2, कहोगे सर अब ये जो है ना बिल्कुल फ्री पाया जाता है, इसको किसी के साथ जरूरत नहीं है, जहां जहां क्लोरीन होगा तो वहां पे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट से जो बना होगा तो उसकी 0 हो जाएगी। आप चाहो तो डेल्टा H0O2 का ले लीजिए। ठीक है, बड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि इसका यूज होगा। तो या आप कहोगे कि सर डेल्टा H0S8 का ले लीजिए, या डेल्टा H0 आप P4 ले लीजिए, व्हाइट फास्फोरस का। तो ये सारे जो है ना फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, इनको किसी के साथ रिएक्शन की जरूरत नहीं होती, तो इनकी जो वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। यहाँ पे दूसरी बात याद रखना, ग्रेफाइट की जो वैल्यू है ना डेल्टा H0 आप 0 लेना, लेकिन डेल्टा H0 कार्बन की मत लेना डायमंड के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये जो है ना डायमंड, ग्रेफाइट तो क्या होता है? फ्री स्टेट में यानी कि जो पाया जाता है, लेकिन ये जो डायमंड है ना वो जनरली फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। ये ऐसा लॉजिक वो लोग मानते हैं, और इस कारण से इसका डेल्टा H0 0 मत लीजिएगा। कई लोग जो है ले लेते हैं, तो इसको हम लोग जो है नहीं लेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि कि जो है आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज की फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।